हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रो केमिस्ट्री। तो हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन तक पढ़ चुके थे। आज हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और उसके कुछ न्यूमेरिकल। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या पढ़ने वाले हम? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो साथ साथ में हम जब रिएक्शन लिखेंगे तो जीरो ऑर्डर से भी कंपेयर करते रहेंगे ताकि आपको जो है जीरो ऑर्डर भी याद हो जाए, आप भूले नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो हमने क्या लिया कि कोई भी एक रिएक्टेंट था ए और उससे क्या बन गया? प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बन गया? प्रोडक्ट। जब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो हम लिखते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है, दैट इज किससे रिप्रेजेंट करते थे हम? स्मॉल आर से रेट ऑफ रिएक्शन को। वो हमारा क्या होगा? एक ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। जीरो ऑर्डर में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये हमने कहा था। तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा कि हमारी जो एक ही कंसंट्रेशन है उस पे जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है डिपेंड करेगा, इसलिए मैंने ए की पावर लिख दी 1। ठीक है, मतलब जैसे जैसे ये रिएक्शन होगी ए से क्या बनेगा? प्रोडक्ट। तो ए कम होता जाएगा धीरे धीरे और प्रोडक्ट क्या है? बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे ए हमारा कम होगा हमारा रेट भी है जो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। स्पीड भी क्या हो जाएगी रिएक्शन की? डिक्रीज। अब हमने जीरो ऑर्डर में क्या कहा था कि ए हमारा डिक्रीज होता जाएगा लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें रेट का और कंसंट्रेशन का और रेट का, तो हमारा ग्राफ क्या बनेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी रेट भी बढ़ेगा, या फिर अगर कंसंट्रेशन कम होगी ऐसे तो रेट भी क्या होगा? कम होता चला जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला हमारा ग्राफ आ जाएगा रेट में और कंसंट्रेशन में। तो स्टार्ट करते हैं। जीरो ऑर्डर में हमने क्या कहा था कि जो रेट, ये हमारा जीरो ऑर्डर का था। जीरो ऑर्डर में क्या कहा था? जब हम कंसंट्रेशन और रेट में ग्राफ बनाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, डिपेंड नहीं करेगा कि जो हमारा रेट है, सॉरी रेट को हम किससे लिखते हैं? स्मॉल आर से, और कंसंट्रेशन है वो डिपेंड क्या करेगा? नहीं करेगा। तो जीरो ऑर्डर का भी साथ में रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना जीरो ऑर्डर, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर। तो ये मैंने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? डिपेंड कर रहा है ए की कंसंट्रेशन पे, जो हमारा रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन पे। ठीक है, लिख लीजिए। और रेट को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे माइनस डी ए बाय डी टी, है ना, इज इक्वल टू के ए की पावर 1। ठीक है, अब क्या कर दीजिए? इंटीग्रेशन कर दीजिए बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब जो हमारी ये ए वाली टर्म है इनको आप एक तरफ लिख लीजिए। ठीक है, तो मैंने एक तो इंटीग्रेशन कर दिया और ये हमारी थी डी ए बाय डी, और यहां से आप ए को ले आओ नीचे, तो ये ए क्या आ गया? इधर। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस को हम उधर ले जाएंगे, ये क्या हो गया? माइनस के डी टी। ठीक है, आपको पता है जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो जो कांस्टेंट चीज होती है वो बाहर आ जाती है। तो ये हमारा क्या है? रेट कांस्टेंट, इसलिए ये इंटीग्रेशन से क्या आ गया? बाहर आ गया। ठीक है, तो ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अब लिमिट्स हम क्या लगाएंगे? लिमिट्स हम क्या लगाएंगे? देखो, मान लो कि जब टाइम जीरो था, कितना था? टाइम क्या था हमारा? जीरो। ठीक है, उस टाइम हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो ए नोट थी, है ना। शुरू में जो हमने कंसंट्रेशन ली वो क्या थी? ए नोट, टाइम जीरो पे। और टाइम टी पे क्या हो गई? हमारी कंसंट्रेशन बची ए। ठीक है, टाइम जीरो पे ए नोट कंसंट्रेशन थी और टाइम टी पे ए कंसंट्रेशन बची। ठीक है, तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया यहां पर तो कि ए नोट से लेकर ए तक। ठीक है, और यहां पर t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू
टी तक हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, अब जब हम इंटीग्रेशन करते हैं जो हमारा 1/a होता है, ठीक है, 1/a मतलब 1 कोई भी टर्म, उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log a। क्या होता है, log, और जो भी यहाँ पे टर्म है, मान लो यहाँ पे थोड़ी देर इसको x मान लो कि 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log of x। ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log of x। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारी यही टर्म है ना, 1/a है ना, dA तो इंटीग्रेशन में यूज हो रहा है, तो 1/a का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, log of a, ये इसका क्या हो गया, इंटीग्रेशन, और ये आपकी क्या लिख दी मैंने, लिमिट्स। ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर माइनस के टी, जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगी, t की पावर ऐसे आएगी, देखो dt का जब dt का हम इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है ना 1, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t आ जाएगा। ठीक है, t, और t की लिमिट 0 से लेके t तक। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, तो हमने इसको लिख दिया, खोल दिया कि log ऑफ, पहले ऊपर वाली टर्म लिखी log ऑफ a माइनस फिर log ऑफ a नोट। ठीक है, इधर वाला सोल्व हो गया, उधर आ जाओ, माइनस के एज इट इज। ठीक है, और पहले क्या होगा t, और फिर नीचे -0, तो 0 का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो k को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ kt बच जाएगा, बाकी तो 0 बचेगा, तो यहां पर आप kt लिख सकते हो। ठीक है, माइनस kt। ठीक है, तो यही आपकी क्या इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है। क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को आप कई तरीके से लिख सकते हैं, इसी को बस चेंज करते करते। देखो, एक तो आपकी यही हो गई। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे लिख सकते हो, ये जो रिएक्शन थी, इस रिएक्शन को, सॉरी, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर मैं इसको, इस टर्म को पॉजिटिव करना चाहूं यहां पर, है ना, तो इनको चेंज कर दूं, मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं log a नोट माइनस a, भाई माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये वाली टर्म पॉजिटिव हो गई और ये नेगेटिव हो गई, यहां पर उल्टा था, इज इक्वल टू kt, ऐसे भी लिख सकती हूँ, लिख सकती हो ना, है ना। और देखो और कैसे लिखा जा सकता है, जब log यहाँ पे दोनों तरफ log है और बीच में माइनस है, माइनस जब साइन हो तो ये दोनों चीजें जो a और a नोट है वो डिवाइड में चले जाएंगे, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, log मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर, और a बाय a नोट, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो प्लस का साइन में क्या कहता है कि ये जो चीज है ये मल्टीप्लाई में चली जाती। ठीक है, यहाँ पे माइनस का निशान है, मतलब डिवाइड में आ गई टर्म। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस kt, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर हमें log हटाना हो, अगर हमें log हटाना है तो हम उस साइड e की पावर में लिख सकते हैं। अगर मुझे ये हटाना है, मान लो मैंने ये हटा दिया a बाय a नोट, तो मैं इधर e की पावर में ये वाली सारी टर्म लिख सकती हूँ, e की पावर kt। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, और कैसे लिख सकती हूँ, देखो इस a नोट को उधर ले जाओ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, a इज इक्वल टू a नोट e की पावर माइनस kt, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, उधर देखो वो भी आप लिख सकते हो, माइनस में है तो a नोट अपॉन a इज इक्वल टू kt, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आप एक इक्वेशन जो है ध्यान रख लीजिए, अभी पेपर में जब आप बैठते हैं तो अगर आपको कोई न्यूमेरिकल करना है तो आप पूरा डेरिवेशन तो नहीं करने बैठेंगे, तो आप एक इक्वेशन याद रख लीजिए। ठीक है, जैसे कि देखो जैसे मान लो आप ये वाले इक्वेशन याद रख लो, कौन सी,
log ऑफ ए नॉट माइनस log ऑफ ए इज इक्वल टू के टी। ठीक है, जिसमें के टी हमारा जो है पॉजिटिव है, ये याद रख लो, है ना। ये आपकी जीरो ऑर्डर से कोरिलेट भी हो जाएगी। कैसे? आपकी जीरो ऑर्डर वाली कौन सी होती थी? आपकी जो जीरो ऑर्डर वाली रिएक्शन थी, जीरो ऑर्डर वाली, ये तो आपकी हो गई फर्स्ट की। ठीक है, जीरो की कैसे लिखते थे हम? जीरो के भी हम ऐसे लिख सकते थे कि ए नोट माइनस ए इज इक्वल टू के टी। ठीक है, ये आपकी जीरो ऑर्डर की थी। ठीक है, इसमें ही आप जो है log लगा लीजिए, log ए नोट माइनस log ए इज इक्वल टू के टी। ठीक है, तो थोड़ी सिमिलर सी है ना। तो एक टाइप की आप जो अपने माइंड में रखिए, जो आपको याद रहे, कभी न्यूमेरिकल सोल्व करना हो तो आप डायरेक्ट लिख सके। जनरली जो है फर्स्ट ऑर्डर की जो इक्वेशन यूज होती है न्यूमेरिकल्स में, वो अभी करवाऊंगी मैं आपको, वो अभी करवाई नहीं है। ठीक है, देखो तो शुरू करते हैं। ये थोड़ा याद रखने के लिए कि ये वाली याद रख लीजिए। तो हमारी क्या इक्वेशन निकल के आई कि के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए नोट माइनस, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, यहां से मैंने कहा आपको, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस में है तो आप क्या कर दो, डिवाइड में कर दो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अब जब हम इस log को, ln को अगर हमें कन्वर्ट करना है, ln को अगर हमें कन्वर्ट करना है log टू द बेस 10 में, है ना, इसमें कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.303 से। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं उसमें कि के टी इज इक्वल टू 2.303 log टू द बेस 10 ए नोट अपॉन ए। ठीक है, एक इक्वेशन आपकी आ गई ये। ठीक है, इसको आप याद रखिए, या तो ऐसे, या आप ये भी लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू 1/t, t को नीचे ले आइए। ठीक है, और ये लिख दीजिए 2.303 log ऑफ ए नोट अपॉन ए। ठीक है, ऐसे। ठीक है, किसी भी तरीके से जो है आप याद कर सकते हैं। तो आप याद रखिए, आप ये वाली इक्वेशन याद रख लीजिए, जिससे आपको जीरो ऑर्डर को भी आप कोरिलेट कर सकते हैं, और जो है ये आपकी जो न्यूमेरिकल्स में यूज होगी वो। ठीक है, अब हम करते हैं हमारी फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ। ठीक है, ग्राफ पे आ जाओ। फर्स्ट ऑर्डर के जब हम ग्राफ करेंगे तो सेम हमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये हमारी थी, मान लो पहली इक्वेशन क्या आई थी कि माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, किसी का भी हम ग्राफ बनाएंगे, हम किसी भी इक्वेशन का ग्राफ जो है ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें मान लीजिए इसमें ग्राफ बनाना है, ये जो हमारी ए नेचुरल लॉग ऑफ ए कंसंट्रेशन है और टी में, और इसको उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ए नोट। ठीक है, आपको ग्राफ बनाना है टाइम में और कंसंट्रेशन ए में। ठीक है, कि लॉग ए की कंसंट्रेशन में और टाइम में आपको ग्राफ बनाना है। तो ये कुछ वैसी ही इक्वेशन है जैसी हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है हमारी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, y और x में ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, c हमारा क्या होता है, हमारा इंटरसेप्ट, क्या होता है, इंटरसेप्ट। m हमारा क्या होता है, स्लोप। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ हमारा, देखो ये वाली टर्म तो हमारी क्या हो गई, इंटरसेप्ट, क्या हो गई, इंटरसेप्ट, माइनस के क्या हो गया हमारा, स्लोप, क्या हो गया, स्लोप, माइनस के क्या हो गया, स्लोप हो गया। ठीक है, बना सकते हैं ग्राफ। अब अगर स्लोप जो है नेगेटिव है तो हमारा ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे। ठीक है, अगर हमारा स्लोप पॉजिटिव होता तो हमारा ग्राफ बनता ऐसे। ठीक है, ऐसे लाइन।
अभी हमारा स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्लोप तो क्या हो गया -k, और ये हमारा है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट हमारा क्या हो गया, इंटरसेप्ट हमारा क्या हो गया यहाँ पर log ऑफ a नोट। ठीक है, सॉरी, log ऑफ a नोट। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा हो गया। ये तो हमारा हो गया इस इक्वेशन के लिए ग्राफ। ठीक है, अगर हमें ग्राफ बनाना हो अपनी इस वाले इक्वेशन के लिए कि t इज इक्वल टू kt इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ a नोट अपॉन a, जो हमने लास्ट जो इक्वेशन निकाली, इसके लिए अगर हमें ग्राफ बनाना हो किसमें, t में और इसमें, तो ये भी देखो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ही है। कैसे, देखो इसमें और इसमें आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया y, ठीक है, इज इक्वल टू, इस टर्म को आप यहां ले आइए नीचे, ये क्या हो गया 2.303। ठीक है, ये हमारा y हो गया और ये हमारा क्या हो गया mx। भाई t में तो हमें ग्राफ बनाना है तो t तो हो गया x, और स्लोप क्या हो गया ये वाले टर्म, और इंटरसेप्ट कुछ नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना 0। तो वही इक्वेशन हो गई क्या, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो वही हमारा ग्राफ आ जाएगा किसमें, t में, और किसमें है ग्राफ ये log a नोट अपॉन a। तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, और स्लोप यहां से क्या आ जाएगा k अपॉन 2.303। ठीक है, ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको बस इक्वेशन देखनी है कि इक्वेशन हमारी क्या है और ग्राफ किस किस के बीच में बन रहा है। ठीक है, बाकी आपका ग्राफ इजीली बन जाएगा, आपको उनके बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम। अब देखो यहां पर जो हमारा ग्राफ है यहां से शुरू हुआ, ओरिजिन से, 0 से, क्योंकि हमारा इंटरसेप्ट कुछ नहीं था, 0 था इंटरसेप्ट। अगर इंटरसेप्ट की कुछ वैल्यू होती और स्लोप हमारा पॉजिटिव होता तो हम ग्राफ ऐसे बनाते, ऐसे, है ना, कुछ इंटरसेप्ट होता उसका। ठीक है, समझ में आया ग्राफ बनाना सबको, है ना। अगर हमारा कुछ इंटरसेप्ट होता तो ग्राफ हमारा कुछ और तरीके से बनता है। ठीक है, अभी इंटरसेप्ट क्या है 0, तो हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी। तो ये हो गए हमारे ग्राफ। अब इसके कुछ एग्जाम्पल एक बार देख लीजिए। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, थोड़े से कई बार एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्डर के क्या क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। ठीक है, एक तो जितने भी रेडियो एक्टिव डिके हैं वो सब फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल है, चाहे तो वो नेचुरल डिके हो या आर्टिफिशियल डिके हो। ठीक है, तो ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है, क्या है, सारे फर्स्ट ऑर्डर के हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ये भी हमारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है। NO2 प्लस O2 कितने हो गए, हाफ कर दीजिए और ये बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 ये भी हमारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है। और फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। ठीक है, जो आपके रेडियो एक्टिव डिके, इनको याद रखिए कि सारे क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है, और आपको कहीं से एक दो एग्जाम्पल मिले एनसीईआरटी से मेनली तो आप याद कर लेंगे। ठीक है, फिर आती है इसकी यूनिट्स। यूनिट ऑफ, एक किस किस की यूनिट पढ़ते हैं, एक तो हम रेट की यूनिट पढ़ते हैं, दूसरी हम रेट कांस्टेंट की यूनिट पढ़ते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे अब, उन यूनिट की। तो आपको पता है जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज स्मॉल r, उसकी यूनिट तो आपको पता है हमेशा सेम रहती है, चाहे कोई भी ऑर्डर रिएक्शन हो, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर,
क्योंकि रेट हमारा क्या होता है माइनस dA/dt, यही होता है। ठीक है, तो यूनिट क्या हो गई, ऊपर क्या है कंसंट्रेशन, नीचे क्या है टाइम। तो क्या हो गई कंसंट्रेशन और टाइम का इनवर्स। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन को हम मोल पर लीटर में ले, किसमें ले, मोल पर लीटर में, और टाइम को सेकंड में ले, तो ये इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन की तो यूनिट आपकी क्या होगी, हमेशा सेम होगी। फिर हम बात करते हैं रेट कांस्टेंट की यूनिट की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हमारा रेट है वो क्या हो गया था, ये हमारा था रेट की k और a की पावर 1। ठीक है, तो यहां पर ये आपका रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी यूनिट हम कैसे लिखेंगे, माइनस dA/A है ना, इज इक्वल टू k और dt। ठीक है, तो ये भी एक कंसंट्रेशन की टर्म है और ये भी एक कंसंट्रेशन की टर्म है, दोनों कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो सिर्फ क्या बच गया, टाइम बच गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में आपकी जो k की यूनिट होगी ये कैंसिल हो जाएगी, क्या बच जाएगी, सिर्फ टाइम का इनवर्स। भाई टाइम नीचे है, ऊपर चला जाएगा तो टाइम का इनवर्स, तो यही आपके क्या है यूनिट। अगर टाइम सेकंड में है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो आपकी रेट कांस्टेंट की यूनिट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो गई, सेकंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर के केस में। ठीक है, चलो अब कुछ न्यूमेरिकल है जो हम इस पे करते हैं, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है जो क्या हर जगह पूछा जाता है। क्या है वो न्यूमेरिकल, अच्छा उससे पहले एक हाफ लाइफ और पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे, हाफ लाइफ और पढ़ लेंगे क्योंकि उसमें हाफ लाइफ भी आता है उस न्यूमेरिकल में। ठीक है, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ का सबसे पहले मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ का मतलब होता है जब आपकी 50% ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी हो। क्या मतलब होता है कि 50% ऑफ रिएक्शन, 50% ऑफ रिएक्शन क्या हो गई हो, कंप्लीट हो गई हो। ठीक है, अगर आपकी 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है उसका मतलब क्या है, बची कितनी है, 50% बचा है। ठीक है, तो जब हम हम इक्वेशन लिखते हैं, क्या लिखी थी हमने, क्या इक्वेशन थी, k इज इक्वल टू 1/t 2.303 log ऑफ A0/A। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन निकल के आई थी। तो ये जो होती है A0, ये तो क्या होती है आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन, आपको पता है क्या होती है इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना, और ये क्या है रिमेनिंग कंसंट्रेशन जो बची है, क्या है रिमेनिंग कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो कह रहा है जब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई हो, मतलब 50% कंप्लीट हो गई है, तो 50% बची है, तो जो हमारा A है, A कितना हो जाएगा कि भाई शुरू में इनिशियल क्या थी A0, शुरू में हमारे पास इतनी थी, अगर मैं इसकी हाफ कर दूं तो आधी बची है ना, आधी कंप्लीट हो चुकी है तो हाफ बच गई, और T हमारा क्या हो जाएगा T हाफ। बस आपको हाफ लाइफ के लिए दोनों वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो K इज इक्वल टू T की जगह तो क्या हो गया T हाफ। ठीक है, ऊपर एज इट इज 2.303 log ऑफ A0 जैसे था वैसे ही, और A जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन थी, जो बच गई, जो कंसंट्रेशन, जो रिएक्शन मान लो आपने 10 अमाउंट ली किसी चीज की और 8 जो है खत्म हो गई, तो बच कितनी गई 2, तो ये A जो है वो रिमेनिंग 2 है। ठीक है, तो बच कितनी गई यहाँ पे A0/2, भाई 50% कंप्लीट हो चुके हैं तो 50% बच गई। ठीक है, यहां से ये कैंसिल हो गया, तो इस T को आप
टी हाफ को इधर ले आएंगे तो ये हो गया टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log ऑफ 2 पर चला गया। ठीक है, यहां से log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। वैसे तो आपको log की वैल्यू मिलेगी पर log 2 और log 3 ये 2-3 ऐसी वैल्यू है जो आप याद रखिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के और log जो आपके 2 की वैल्यू होती है वो होती है 0.3010। ठीक है, ये log 2 की वैल्यू है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो टी हाफ यहां से आ जाएगा, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.693 अपॉन के। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी टी हाफ की। तो यहां से आपने क्या देखा कि जो हमारा टी हाफ है वो ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन होती है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। और ये क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि ये टर्म भी कांस्टेंट हो गई और के तो आपको पता है ये रेट कांस्टेंट होता है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो हमारा टी हाफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो क्या है, एक तो इंडिपेंडेंट है ऑन ए, जो हमारी कंसंट्रेशन है ए उस पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा एक कांस्टेंट है, टी हाफ इज कांस्टेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के केस में। जीरो में हमने क्या पढ़ा था कि टी हाफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के। यहाँ पे क्या है इंडिपेंडेंट है, तो आप अगर यहां से टी हाफ और कंसंट्रेशन और टी हाफ में अगर आप ग्राफ बनाना चाहेंगे, भाई टी हाफ का ग्राफ जो है आप कंसंट्रेशन के साथ बनाना चाहेंगे तो क्या आएगा कांस्टेंट आएगा, क्योंकि डिपेंड नहीं करता। ठीक है, कि टी हाफ जो है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो यहां से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपकी टी हाफ की वैल्यू है, इसे भी आप याद रखेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब हम आते हैं अपने न्यूमेरिकल पर। तो हमारा न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है जो हर एग्जाम में पूछा गया है अभी तक, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। इसी को घुमा फिरा के कई बार पूछ लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है शो दैट in a first order reaction time required for completion of 99.9% is 10 times of half life of the reaction। ठीक है, इसने कहा कि जो हमारा टाइम रिक्वायर्ड है एक रिएक्शन जब हमारी 99.9% कंप्लीट हो रही है उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो 10 टाइम्स है किसके टी हाफ के। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो हमारा टी है, टी किसके लिए 99.9% रिएक्शन के लिए वो 10 टाइम्स है किसके टी हाफ के। ठीक है, ये कह रहा है, या हम क्या बोल सकते हैं कि टी बाई टी हाफ इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये बोल रहे हैं, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो हमारी जो रिएक्शन होती है टी इज इक्वल टू क्या होती है 2.303 अपॉन के log ऑफ ए नोट अपॉन ए। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता है कि ए नोट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन और ए मतलब जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, जो कंसंट्रेशन बच गई है दैट इज ए। ठीक है, तो यहां से आपको एक चीज देखो, उसने कहा 99.9 रिएक्शन जो है 99.9% जो रिएक्शन है कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो आपको जो बच गई वो भी निकालनी है। ठीक है, मान लो इनिशियल मान लो कि 100% रिएक्शन थी। ठीक है, इनिशियली क्या थी पूरी की पूरी थी
तो मैंने कहा कि t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log ऑफ, शुरू में कितनी थी 100%, ठीक है। ये क्या है, बची हुई, जो बच गई है। अब इतनी तो वो पूरी हो चुकी है, तो बची कितनी होगी 100 माइनस 99.9, तो कितनी बच गई 0.1%, इतनी बची ना। तो ये क्या है, बची हुई अमाउंट 0.1, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। यहां से पॉइंट हटा दो, पॉइंट अगर हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के log ऑफ, पॉइंट हटा दिया तो कितना, ऊपर इंटू 10 कर दिया और नीचे क्या बच गया 1, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log ऑफ। अब यहाँ पे इसको आप 10 की पावर 3 लिख सकते हैं 1000 को, ठीक है। इसको सोल्व करने का मेथड देखो, जब आपको ऐसे दिया हो, ये है t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log ऑफ 10 की पावर 3, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करते हैं, जो हमारी पावर होती है उसको हम आगे ले आते हैं log से, जब log दिया हो, ठीक है। तो क्या हो गया, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के और पावर को ले आओ आगे, तो ये हो जाएगा इंटू 3 log 10, ठीक है, इंटू 3 log 10। log 10 होता है हमारा 1, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। अभी मैंने बताया ना, 2-3 चीजें याद कर लो, log 10 की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, दैट इज 1, ठीक है। तो मैंने log 10 की जगह क्या लिख दिया 1 लिख दिया, ठीक है। तो ये t क्या आ गया 2.303 इंटू 3, जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.909 अपॉन के, ये आ गया हमारा t, ठीक है। और t हाफ आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है 0.693 अपॉन के, यही होता है, ठीक है। तो यहां से आप रेशियो निकाल सकते हैं t बाई टी हाफ, तो t बाई टी हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो करके 0.693 अपॉन के, ठीक है। के से कैंसिल हो जाएगा, इनको जब कैंसिल करेंगे तो क्या बच जाएगा 10, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, t बाई टी हाफ इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का जिसको आप खुद करेंगे। उस क्वेश्चन में क्या कहा है कि टाइम निकालना है, फाइंड कर लो, फाइंड करना है, फाइंड इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90% रिएक्शन, 90% रिएक्शन। आपको टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90% रिएक्शन, ठीक है। जब आपकी 90% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है उसके लिए टाइम निकालना है, ठीक है। तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है, k इज इक्वल टू टाइम निकालना है, तो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, बोलो भाई log a नोट बाय a, ठीक है। अब कर लोगे, आपको t निकालना है, k नहीं दिया हो तो k ही मान लो, k की फॉर्म में आप निकाल देंगे, ठीक है। और a नोट और a क्या पुट करना है, समझ आ गया भाई। a हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो मान लो हम 100 ले लेंगे, तो a और जो a हमारा बची हुई कंसंट्रेशन रिमेनिंग, तो 90% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो बची कितनी 10, तो a को क्या लेंगे 10 और इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, और ये क्या है, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन is 3.6 into 10 raised to power minus 3 second inverse the order of reaction, ठीक है। रेट कांस्टेंट दिया हुआ है एक रिएक्शन का और आपको ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर बताना है कि क्या है, और ऑप्शन है फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर
और थर्ड ऑर्डर, इनमें से कौन सा ऑर्डर है। ठीक है, तो आपको इसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो रेट कांस्टेंट दिया हुआ है और उसकी यूनिट साथ में दी हुई है सेकंड इनवर्स, और आपको पता है कि रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकंड इनवर्स किस केस में होती है, फर्स्ट ऑर्डर के केस में। तो आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या है, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रेट constant for a first order reaction is, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए जो है आपको रेट कांस्टेंट दिया हुआ है कितना, 15 into 10 raised to power -3 second inverse. How long will 5.0 gram of this reactant take to reduce to 3.0 ग्राम। ठीक है, आपको जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज देखनी है कि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। उसने कहा कि रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, उसके बाद हाउ लॉन्ग विल, इतना ग्राम ऑफ रिएक्टेंट, इतना ग्राम है रिएक्टेंट का, वो कम होकर कितना हो जाए 3 ग्राम, रिड्यूस होकर कितना बच जाए 3 ग्राम, रिड्यूस टू 3 ग्राम। ठीक है, कि रिड्यूस होकर कितना बच जाए 3 ग्राम। अब उसने ये नहीं कहा कि इतना ग्राम रिएक्शन हो चुकी है, उसने कहा इतना बच जाए। ठीक है, डायरेक्ट जो बची हुई अमाउंट है उसने वो दे दी, आपके लिए क्वेश्चन और भी इजी कर दिया है। ठीक है, तो आपको टाइम निकालना है, तो 2.303 अपॉन के log ऑफ ए नोट अपॉन ए। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो इनिशियल है उसने बोला है कि इनिशियली हमारे पास कितना ग्राम है रिएक्टेंट, 5 ग्राम, तो आपको क्या लेना है, ए नोट तो आपका हो गया 5 ग्राम और बचा रिड्यूस टू 3 ग्राम, है ना, 3 ग्राम तक क्या हो गया, वो घट के 3 ग्राम तक आ गया, तो बच कितना गया है 3 ग्राम, कितना बच गया है 3 ग्राम। तो डायरेक्ट आपको वैल्यू दी हुई है, आपको बस पुट करना है और जो है टाइम निकालना है, और के भी आपको दे रखा है कितना, 15 into 10 raised to power 3। ठीक है, कर लेंगे, इसमें कोई डाउट है। और एक और टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, टाइप जैसे क्वेश्चन क्या है आपका, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 40 मिनट लेती है फॉर 30% कंप्लीशन, 30% कंप्लीशन के लिए। ठीक है, 30% डिकम्पोजिशन। व्हाट विल बी टी हाफ, व्हाट विल बी टी हाफ, हमें क्या निकालना है, टी हाफ निकालना है। ठीक है, अब आपको पता है टी हाफ का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ठीक है, के निकालने, टी हाफ निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, के की वैल्यू चाहिए, और क्वेश्चन में उसने के की वैल्यू नहीं दी, उसने बस बोला कि 40 मिनट में 30% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो आपको पहले जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है टाइम के लिए, वहां से के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहां से आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log ऑफ ए नोट अपॉन ए। ठीक है, यहां से आपका टी दिया हुआ है कितना, 40 मिनट, और ए नोट आपने मान ले 100 है इनिशियल, और 30% डिकम्पोजिशन हो चुका है, तो बचा कितना है 70%। तो यहाँ पे लिखेंगे आप ए की जगह 70, और यहां से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, के की, और कहाँ पुट कर देंगे, अपने टी हाफ में। ठीक है, जैसे आप निकाल के देख लेना, यहाँ पर आपकी के की वैल्यू आएगी 8.9 into 10 raised to power -3। अच्छा, अब याद रखेंगे यहाँ पर जो टाइम है मिनट में दिया हुआ है, तो के की यूनिट भी क्या होगी, मिनट इनवर्स। ठीक है, जो आपको यूनिट्स दी हुई है जिस यूनिट्स में, अगर सेकंड देता है तो सेकंड इनवर्स, अगर मिनट दिया है तो मिनट इनवर्स, आवर दिया है तो आवर इनवर्स। ठीक है, तो इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपको देखना है किसी भी क्वेश्चन में कि आपको निकालना क्या है,
जो आपका निकालना है उसमें किस किस चीज की आपको जरूरत है और उस जरूरत को आप कैसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें के की जरूरत थी और के हम इस इक्वेशन से निकाल सकते थे, तो हमने यहां से निकाल लिया। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन। एक और टाइप के क्वेश्चन जो आपके नीट और जेई में आते हैं उसे आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपने एक रिलेशन पढ़ा अभी, किसमें, टी हाफ में और इनिशियल कंसंट्रेशन में। ठीक है, हमने कहा कि जब हमने टी हाफ निकाला फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है, हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब हमने टी हाफ निकाला तो हमारा क्या आया, 0.693 अपॉन के। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आई। ठीक है, मतलब टी हाफ जो है हमारा ए पे डिपेंड नहीं कर रहा, ए नोट जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है, टी हाफ जो है इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है किस पर, ए नोट पर। ठीक है, ए नोट को मैं डिक्रीज करूं इंक्रीज करूं, भाई जो मैं शुरू में जो हम रिएक्टेंट लेके चले हैं इनिशियल, वही हमारा ए नोट है, मैं उसको डिक्रीज करूं या इंक्रीज करूं, जो हमारा टी हाफ है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो ये हमारा शुरू में कोई ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन थी। ठीक है, मैंने जब इसको हाफ किया, ठीक है, जब मैं इनिशियल कंसंट्रेशन को 50% कर दिया, है ना, उसी को तो हम टी हाफ बोलते हैं ना, तो वो हमारा मान लो टी हाफ था, कितना, मान लीजिए 10 था। ठीक है, सपोज अगर मैं इसको और हाफ कर दूं, फिर से मैंने इसको हाफ कर दिया अपॉन 2, भाई ये तो थी हमारी 50% रिएक्शन। ठीक है, भाई जो इस अमाउंट का हाफ हो गया मतलब 50% रिएक्शन। ठीक है, इसको मैंने फिर से हाफ कर दिया, हाफ कर दिया तो अब कितना हो गया, ए नोट बाय 4, तो मैं इसको यहां पर डायरेक्ट 4 लिख दूं। ठीक है, इसका हाफ किया, 50 का हाफ कितना हो गया, 25, तो शुरू से लेके यहां तक कितना हो गया, 50 प्लस 50 प्लस 25 कितना हो गया, 75%। ठीक है, इसका जब मैंने हाफ किया तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा टी हाफ पर, बताओ भाई, जब मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया, कम कर दिया, तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में टी हाफ पे फर्क पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। यही तो मैंने कहा कि टी हाफ जो है इंडिपेंडेंट है, तो टी हाफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टी हाफ यहां भी कितनी रहेगी, 10। ठीक है, तो 50% रिएक्शन के लिए अगर मैं टी हाफ देखूं तो कितना है, 10। 75 के लिए दिखू तो यहां तक हमारा 10 था, 10 और आगे का 10, 10 प्लस 10 कितना हो गया, 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20। ठीक है, ऐसे ही मैं फिर से इसको हाफ कर दूं, कितना, ए नोट बाय 8 हो गया, तो भी ये तो क्या रहेगा, 10 रहेगा, मतलब अब ये कितनी हो गई, 87.5% के लिए, तो कितना हो जाएगा हमारा टी हाफ, 30। ठीक है, 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया, 30। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन क्या पूछता है, जैसे आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेई या नीट में से किसी का आया हुआ क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, इफ 50% of a reaction occurs in 100 सेकेंड, एक 50% रिएक्शन है जो 100 सेकेंड में हो रही है, एंड 75% of reaction occur in 200 सेकेंड, द ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर निकालना है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा 0 ऑर्डर, सेकंड फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। ठीक है, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। ठीक है, इसने कहा कि एक रिएक्शन है जो 50% जब रिएक्शन हो रही है तो 100 सेकेंड टाइम ले रही है, जब 75% हो रही है तो कितना टाइम ले रही है, 200 सेकेंड। आपको बताना है कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये ए नोट था हमारा, जब ये 50% हुई, मतलब ए नोट बाय 2, 50% हो गया,
जब ये 50% हुई तो कितना टाइम ले रही थी? 100 सेकेंड। ठीक है, अब ये कह रहा है जब ये 75% होगी, मतलब A0/4, ये हो गई 75%, तो कह रहा है कितनी टाइम ले रही है? 200 सेकेंड। ठीक है, तो 200 कब होगी? जब 100 + 100 होगा। ठीक है, मतलब यहां तक तो 100 था, ये भी 100 ही रहे टाइम, भाई ये तो 100 था ही और 100 ही रहे आगे भी, तभी तो मिलके 200 होगा। अब ये भी 100 कब रहेगा? कब रहेगा? जब हमारी रिएक्शन क्या होगी? फर्स्ट ऑर्डर की, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का T½ जो है डिपेंड नहीं करता इनिशियल कंसंट्रेशन पर। तो मैं बता सकती हूँ कि ऑर्डर क्या हो गया इस रिएक्शन का? फर्स्ट ऑर्डर। क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट कर सकते हैं अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और एक जनरल फॉर्मूला आपको बता दिया जाएगा जिससे जो है आप डायरेक्ट इक्वेशन निकाल सकते हैं। रेट कांस्टेंट की यूनिट के लिए भी एक जनरल फॉर्मूला आपको बता देंगे जिससे आप डायरेक्ट यूनिट भी निकाल सकते हैं, और जितनी भी इक्वेशन है वो जीरो ऑर्डर की, फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की, कितने भी ऑर्डर की आप जो है इक्वेशन निकाल सकते हैं उस जनरल इक्वेशन से। तो नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।